जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स वर्ल्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज्यादा क्रेज रहता है, खासकर आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है ऑफिसर बनने के लिए, एक स्टेप देना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम एसएसबी। एसएसबी एक 5 दिन का प्रोसेस है जिसमें 4-5 दिन अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं और फाइनल डे पे हमें ये पता लगता है कि हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे या नहीं करेंगे। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ऑल्दो कि इसमें सिलेक्शन का रेट बहुत कम होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसएसबी में आती है वो ये आती है कि हमको ये नहीं पता होता है कि हमारे पास कितनी टाइप की एसएसबीज है और हम किन किन फॉर्म्स को भरें कि हमारी एसएसबी का कॉल लेटर हमारे पास आ जाए और हम आर्म्ड ऑफिसर बनने के लिए एक आगे अपना स्टेप स्टार्ट करें। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हम अपने लाइफ टाइम में कितने सारे एसएसबीज दे सकते हैं, कौन कौन से टाइप के एसएसबी दे सकते हैं, कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, ताकि जब भी वो एंट्रीज आए तो हम उनको भरें और आर्म्ड ऑफिसर बनने के लिए एक आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जो ऑफिसर बनने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, या तो वो हम आफ्टर 12th भर सकते हैं या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन भर सकते हैं। और कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें कि हम पेपर क्लियर करके एसएसबी देते हैं, और कुछ होती है जो हमारी परसेंटेज बेस पे, जो हमारे 12th में नंबर आए हैं, जो ग्रेजुएशन में नंबर आए हैं, उनके हिसाब से कॉल लेटर आता है। उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट एसएसबी बोलते हैं उसको। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 12 की बात कर लेता हूं। एक होती है हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक होती है हमारी रिटन एग्जाम्स के बाद। तो 12th के बाद हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं? एक होती है जिसको बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये आर्मी की होती है। एक होती है नेवी, बीटेक 10+2 एंट्री, ये नेवी की होती है। साथ ही में रिटन एग्जाम जो होता है वो होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी इसको बोलते हैं। अगर आप इनकी एज देखना चाहो तो एज अप्रोक्सीमेटली होती है 16.5 से 19.5, और मोस्टली ये होती है साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे के लिए जिसके पास मैथ्स हो, बेसिकली पीसीएम विद इंग्लिश। तो जब तक आपकी एज पूरी होती है आप कम से कम 5 से 6 एसएसबी टेक्निकल एंट्री स्कीम के भी दे सकते हैं। नेवी वाले के लिए भी 5 से 6, और एनडीए से भी अगर आपने रिटर्न क्लियर करा तो आपको 5 से 6 बार फॉर्म भरने का मौका मिल जाता है। तो ये तो हो गई 12th बेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में हमारे पास बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज होती हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक में आपके पास बहुत सारी एंट्रीज होती हैं जो केवल बीटेक वाले बच्चों के लिए होती हैं। एक होती है इसमें जिसे बोलते हैं एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में आती है। इसमें बीटेक वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। एक होती है टेक्निकल ग्रांट कमीशन जिसको बोलते हैं शॉर्ट में टीजीसी। एक होती है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, ये सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। ये आपके नंबर्स पे डिपेंड करेगा कि आपकी परसेंटेज कितनी है, तब आपको कॉल लेटर आएगा फॉर्म भरने के बाद। ये 1 साल में 2 बार रिक्रूटमेंट होता है, और अगर आप इसकी एज मान के चलिए 19 से 24, तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 एसएसबीज आप इसके दे सकते हैं। टीजीसी के लिए भी 7 to 8 एसएसबीज, और ये मान के चलिए ये साल में 1 बार होता है, तो इसको आप 4 to 5 एसएसबीज मान के चलिए। ये हो गए हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इनके अलावा भी होते हैं जिसको बोलते हैं एनसीसी। जो एनसीसी करते हैं और उनको सी सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो एक एनसीसी आर्मी का होता है और एक होता है एनसीसी नेवी के लिए भी। तो
इनकी भी रिक्रूटमेंट साल में 2 बार होती है और इनकी एज भी 19 to 24 ही होती है, तो इसको भी आप ये मान के चलिए 7 से 8 एसएसबीज आप दे सकते हैं आर्मी के, और 7 से 8 एसएसबी दे सकते हैं नेवी के लिए। ये हो गए हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले। अब मैं बात करता हूं रिटर्न एग्जाम्स के बाद हम कौन कौन से एसएसबी दे सकते हैं। एक रिटर्न एग्जाम होता है आपका एफकैट के नाम से, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसकी एज का क्राइटेरिया भी 19 to 24 होता है, तो इसमें भी आप ये मान के चलिए साल में 2 बार होने की वजह से आप इसमें भी 7 से 8 एसएसबी दे सकते हैं। एक होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये केवल एयरफोर्स के लिए होता है। सीडीएस भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीडीएस की एज भी 19 to 24 होती है, साल में 2 बार एग्जाम होता है, इसमें भी आप 7 से 8 एसएसबी दे सकते हैं। ये तीनों सेनाओं के लिए है। फिर एक होता है आई नेट का एग्जाम, ये नेवल का होता है, ये भी साल में 2 बार होता है, इसको भी रिक्रूटमेंट 19 to 24 है। बेसिकली इसमें हम बीटेक वाले ही ले रहे हैं। ये जो है ये सबके लिए कॉमन है, ये कॉमन फॉर ऑल है। ये अगर आपके पास बीटेक है या फिर बीएससी है या फिर बीए है तो आप सीडीएस वाला एग्जाम भर सकते हैं, लेकिन 12th क्लास में आपके पास साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। और एफकैट के लिए या तो आप बीएससी हैं या फिर 12th क्लास में अगर आपके पास साइंस है और बीटेक है तो आप एफकैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईनेट का एग्जाम जो होता है वो स्पेशली बीटेक वालों के लिए होता है, इसमें भी आप ये मान के चलिए 5 to 6 अटेम्प्ट्स हमें एसएसबीज के मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी डिफरेंट नेवीज के ऑप्शन आते हैं, डिफरेंट नेवीज एसएसबी। तो इसको भी आप 5 to 6 मान के चलिए। तो ये बीटेक वालों के लिए स्पेशली, लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया ये कॉमन फॉर ऑल है। एयरफोर्स में एफकैट और सीडीएस का एग्जाम ये हो गया ग्रेजुएशन बेस पे, ये हो गया 12th बेस पे। अगर मैं 12th बेस पे काउंट कर लूं फिलहाल तो 5, 5, 10 और 15, तो यहां पर ये 15 एसएसबीज तो केवल क्लास 12th के लिए हो गए हैं। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर इसको 7 मानता हूं मैं, 14, 20, 40 लगभग 50 प्लस एसएसबीज केवल ग्रेजुएशन लाइन में, ग्रेजुएशन के बाद एक कैंडिडेट अपनी लाइफ टाइम में दे सकता है। ये तो हो गए 12th बेस के, ये हो गए ग्रेजुएशन बेस के। कुछ एसएसबीज ऐसे भी होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बंदा भी दे सकता है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अगर हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो रिटन एग्जाम कोई नहीं होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है इसकी। एक तो एजुकेशन ब्रांच से होती है और एक होती है मीटरोलॉजी जो डिपार्टमेंट, जो एफकैट के अंदर ही आता है। इसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है एफकैट के अंदर ही। अगर आप इसको भी मान के चलें तो 5 to 6 अटेम्प्ट्स यहां पर भी मिलते हैं और 4 to 5 अटेम्प्ट्स यहां पर भी मिलते हैं हमें। एक एग्जाम और होता है जिसको बोलते हैं जैग, ये केवल एलएलबी वालों के लिए होता है। तो इसके आपको मिल जाते हैं 4 से 5 अटेम्प्ट, लेकिन ज्यादा बच्चे एलएलबी करते नहीं है, बीटेक ज्यादा बच्चे करते हैं। तो मैंने आपको बीटेक का ज्यादा अच्छे से बताया, साथ ही में एजुकेशन का भी बताया। तो पीजी को भी अगर मैं ऐड करूं तो बीटेक वाले हो गए 50 प्लस, आफ्टर 12th हो गए 15। और पीजी की बात करूं तो मैं अगर आप एक ओवरऑल समरी यहां पे लिखूं तो 12th के बाद हमारे पास 15 प्लस एसएसबीज होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास चांस है 50 प्लस के आसपास एसएसबी देने का। साथ ही में अगर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्टिल वी हैव 5 to 6 अटेम्प्ट्स ऑफ एसएसबी। तो अगर आप टोटल करें तो ऑन एन एवरेज एक कैंडिडेट अपनी लाइफ टाइम में 60 प्लस एसएसबी आराम से दे सकता है अगर उसने बीटेक किया है। अगर उसने बीटेक नहीं किया, मान लो कोई नॉर्मल है जिसने बीएससी किया हो, तो उसके पास जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हैं वो ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। स्टिल वो 15 एसएसबीज आपके 12th क्लास के दे सकता है और 12 से 15 एसएसबीज आपके एफकेट और सीडीएस को मिला के दे सकता है। तो उसके पास स्टिल ही हैज अ गोल्डन चांस ऑफ अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 30 एसएसबीज। 30 एसएसबी देने का चांस उसके पास फिर भी रहता है। तो
ये मैंने ओवरऑल ये बताया आपको कि आपके पास एक सुनहरा अवसर है ऑफिसर बनने का, वो भी आर्म्ड फोर्सेज में। हाँ, इसमें एक चीज और रहती है, मैं आपको और बताता हूं। एक एग्जाम और रह गया बीच में जिसमें आप ऑफिसर बन सकते हैं, वो है कोस्ट गार्ड का। लेकिन ये तीनों सेनाओं से अलग होता है, इसमें भी अपना एसएसबी कराते हैं। ये भी साल में 2 बार होता है, वही ग्रेजुएशन के बाद। इसमें भी अगर आप देखो तो 6 to 7 अटेम्प्ट इसमें भी हमें मिल जाते हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू सर्व आवर नेशन। हमारे पास बहुत सारी एसएसबी की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बस ये ध्यान रखना होता है कि किस समय आएंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और थोड़ी सी प्रिपरेशन। अगर हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हम एसएसबी को क्लियर करके देश की सेवा कर सकते हैं ऑफिसर बन के आर्म फोर्सेस में। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।